गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारे द्वारा राष्ट्रीय आय के अवधारणा में लास्ट टॉपिक जो दे रखा है 14 चैप्टर के अंतर्गत विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा का अध्ययन किया जाएगा। विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा को नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे NIT के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस अवधारणा को समझने से पहले आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपके इस 12th के सिलेबस के अंदर 15 चैप्टर की कटौती कर दी गई है। नहीं तो आपको बहुत सारी ऐसी मूलभूत जानकारियाँ राष्ट्रीय आय से रिलेटेड प्राप्त होती जो आपके इस चैप्टर और आगे वाले चैप्टर 16 चैप्टर के लिए बहुत अधिक आवश्यक थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय आय होती है इसको कई तरीके से गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः आपके दो आधारों पर की जाती है। एक तो होती है आपकी बाजार कीमत, जिसे मार्केट प्राइस के नाम से जाना जाता है, मार्केट प्राइस, और दूसरी होती है आपकी कारक लागत, कारक लागत, जिसे आप फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट के नाम से आप जिसको जानते हैं। ये जो बाजार कीमत और कारक लागत होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही विशुद्ध परोक्ष कर कहलाता है। अब जैसे आपके GDP है, GDP को आप क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब इसके आगे यदि सकल घरेलू उत्पाद लिखा हुआ है ना बच्चों, तो ये मान के चलो ये मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है, या GDP जो है मार्केट प्राइस पर दी हुई है। मतलब सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की या राष्ट्रीय आय की या किसी भी टॉपिक की, तो वो बाजार कीमत पर दी हुई अवधारणा होती है। और कारक लागत पर उस अवधारणा को यदि हमें कन्वर्ट करना है, कारक होते हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों को मिलने वाला पारितोषिक, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन को लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में, वेतन के रूप में जो आय प्राप्त होती है, वो एक तरह से हमारी कारकों की लागत कहलाती है। ये कारक लागत के आधार पर जब GDP या GDP की गणना की जाती है या आपके राष्ट्रीय आय की अवधारणा की जाती है, तो वो GDP आपके फैक्टर कॉस्ट पर कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर दी हुई अवधारणा को यदि फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब GDP फैक्टर कॉस्ट यदि आपको ज्ञात करनी है, तो आपको GDP मार्केट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा किसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देंगे GDP मार्केट प्राइस में से, तो आपको GDP फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। एक तो ये बेसिक चीज आपको बताई है मैंने, जिसमें मैंने बताया है कि राष्ट्रीय आय की गणना या सकल घरेलू उत्पाद की गणना या शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा, ये सब दो आधारों पर अध्ययन की जाती है। एक अध्ययन होता है बाजार कीमत, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में जिसे अवधारणा के साथ नीचे की साइड में MP करके लिखा जाता है, मार्केट प्राइस को MP के द्वारा। और दूसरी अवधारणा होती है हमारी कारक लागत, जिसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी हमारी अवधारणा है, चाहे GDP है, चाहे नेशनल इनकम है, उसके नीचे की साइड में फैक्टर कॉस्ट या FC लिखा जाता है। अब मैंने आपको ये बताया कि GDP जो मार्केट प्राइस होती है उसे कहें या हम GDP सिंपल वर्ड यूज करें, मतलब दोनों का एक ही होता है, मतलब मार्केट प्राइस में ही GDP को डिफाइन किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट की अवधारणा विशेष होती है और उसको यदि पूछा जाता है तो ही हम उसका अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। हमारी जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में
कर के रूप में आय की प्राप्ति की जाती है और अनुदान के रूप में अर्थव्यवस्था में व्यय किए जाते हैं। हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारा अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटा दिया जाए। अप्रत्यक्ष कर तो सरकार की आय के सोर्स होते हैं और अनुदान सरकार के व्यय के स्रोत होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान की राशि को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर से समझ लो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष बोले या अप्रत्यक्ष बोले बच्चों, एक ही मतलब होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष करों में से अनुदान की राशि को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब भी आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। और यदि हमारे द्वारा अवधारणा के अंतर्गत इसका महत्व पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद में किस तरह से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर महत्व रखता है, तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है, जैसे हमने सकल घरेलू उत्पाद लिया मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस के इस अवधारणा को हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट की अवधारणा में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। तो वो जो अवधारणा होगी वो हमारी सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर बन जाएगी। और यदि हमें जीडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करना है और हमें दिया हुआ है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और हमें दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस को प्राप्त कर लेंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्राप्त किया जाता है? अप्रत्यक्ष कर जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं माइनस अनुदान जिसे हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। इसे समझना और रट लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं एक बार बुक से और रीडिंग करवा देती हूँ आपकी। इसमें एक देश में होने वाले उत्पादन का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है। बाजार कीमत मतलब मार्केट प्राइस या MP पर किया जाता है। उत्पादन के बाजार कीमत पर मूल्यांकन हेतु साधन लागत जिसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं वह अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु और सेवा पर लगने वाला GST साधन लागत में जोड़ा और उसमें से सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को, अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा दिया जाता है। इस प्रकार विशुद्ध परोक्ष कर मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान घटाकर ज्ञात किया जाता है। या नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान या NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला सकल अप्रत्यक्ष कर ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स बोले या अप्रत्यक्ष कर बोले, डायरेक्ट ही हम अप्रत्यक्ष कर बोले मतलब एक ही होता है, माइनस अनुदान सब्सिडी जिसे हम कहेंगे। ये फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों। वास्तविक जगत में 2 क्षेत्रों के बजाय 4 क्षेत्रों की में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होता है। राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, देश में विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि का स्तर, आर्थिक वृद्धि के विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन व्यापक अथवा समग्र स्तरों के रूप में समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय विभिन्न प्रकार की उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से संपन्न होती है, जैसे पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार और अन्य वाणिज्य क्रियाएं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आंसर रह गए जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।